एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम पूछ रहे हैं 2025 में दुनिया का सबसे खतरनाक देश कौन सा है। सालों से खतरनाक का मतलब युद्ध, आतंकवाद या अस्थिर सरकारें थीं, ऐसी जगहें जहां आपकी जान को खतरा हो। लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही है। 18 जून 2025 को खतरा बदल रहा है। सबसे बड़े खतरे हमेशा दिखते नहीं हैं। एक नया युद्ध लड़ा जा रहा है, चुपचाप, डिजिटल रूप से और हर जगह। साइबर हमले, डेटा चोरी और AI ड्रिवन हेरफेर 21वीं सदी के नए हथियार हैं। ये उपकरण अर्थव्यवस्थाओं को अस्थिर कर सकते हैं, सरकारों को गिरा सकते हैं और समाजों को इस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं जिसे हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। तो अपने सवाल का जवाब देने के लिए हमें दोनों तरफ देखना होगा, युद्ध और हिंसा जैसे पारंपरिक खतरे और नए डिजिटल खतरे। हम पुराने मापदंडों, युद्ध, अपराध, अस्थिरता के हिसाब से दुनिया के सबसे खतरनाक देशों का पता लगाएंगे। फिर हम अदृश्य सीमा में उतरेंगे, साइबर युद्ध, निगरानी और सूचना नियंत्रण। 2025 में सबसे खतरनाक की परिभाषा पहले से कहीं ज्यादा जटिल है। यह सोचने का समय है कि सुरक्षा और खतरा वास्तव में क्या मायने रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 13। चलिए परिचित खतरों से शुरू करते हैं। जून 2025 के लिए अमेरिकी विदेश विभाग की डू नॉट ट्रैवल सूची में सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, सूडान और हैती जैसे देश शामिल हैं। ऐसी जगह जो युद्ध, आतंकवाद और सरकारों के पतन से त्रस्त हैं। सीरिया में शासन बदलने के बाद भी हिंसा और सत्ता संघर्ष जारी है। हैती में गिरोह हिंसा ने राजधानी को पंगु बना दिया है। सोमालिया और दक्षिण सूडान को लगातार संघर्ष और अकाल का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर कोरिया अपने सत्तावादी शासन और परमाणु महत्वाकांक्षाओं के कारण जोखिम भरा बना हुआ है। ईरान इजराइल के साथ खुले संघर्ष में है, मिसाइल हमलों और विदेशी नागरिकों के लिए उच्च जोखिम के साथ। इन खतरों को हत्या दर, आतंकवाद और अस्थिरता से मापा जाता है। एक खतरनाक देश की क्लासिक परिभाषाएं। लाखों लोगों के लिए खतरा तत्काल और शारीरिक है। 8। यूक्रेन पर रूस का लगातार हमला 2025 में पारंपरिक राज्य स्तरीय खतरे का एक प्रमुख उदाहरण है। युद्ध ने यूक्रेन को तबाह कर दिया है और रूस को खुद को तेजी से सत्तावादी और असंतोष के प्रति शत्रुतापूर्ण बना दिया है। अमेरिका अपने नागरिकों को रूस छोड़ने की चेतावनी देता है, उत्पीड़न और राजनीतिक रूप से प्रेरित गिरफ्तारियों के जोखिमों का हवाला देते हुए। दोहरी नागरिकता वाले लोगों को सेना में भर्ती किया जा सकता है और पश्चिमी लोगों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। ड्रोन हमलों और तोड़फोड़ के साथ संघर्ष रूसी शहरों में फैल गया है, जिससे एक अस्थिर वातावरण बन गया है। रूस की कार्रवाइयों ने शरणार्थी संकट को जन्म दिया है, वैश्विक खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति को बाधित किया है और यूरोप में हथियारों की होड़ को फिर से शुरू कर दिया है। सैन्य बल का उपयोग करने की इच्छा ने यूरोप की सुरक्षा की भावना को तोड़ दिया है। रूस अपनी सीमाओं के भीतर और विश्व स्तर पर एक अस्थिर करने वाली शक्ति के रूप में खतरनाक है। सैन्य आक्रामकता के पुराने खतरे अभी खत्म नहीं हुए हैं। हैरानी की बात है कि फिलीपींस 2025 के ट्रैवल सेफ्टी इंडेक्स में यात्रियों के लिए सबसे खतरनाक देश के रूप में सबसे ऊपर है। पर्यटन का केंद्र होने के बावजूद इसे सामाजिक हिंसा और आतंकवाद से गंभीर जोखिमों का सामना करना पड़ता है, खासकर अब्बू सय्याफ जैसे समूहों से। अपहरण, बमबारी और उच्च अपराध दर इसके खतरे के स्कोर को बढ़ाती है। खतरा एक जैसा नहीं है। कुछ क्षेत्र दूसरों की तुलना में अधिक जोखिम भरे हैं, लेकिन विदेशियों के लिए जोखिम वास्तविक है। फिलीपींस दिखाता है कि एक देश पर्यटन का केंद्र और एक उच्च जोखिम वाला क्षेत्र दोनों हो सकता है। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां युद्ध जितनी ही खतरनाक हो सकती हैं। 7। अब आइए उन खतरों की ओर मुड़े। 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश डिजिटल युद्ध लड़ रहे हैं। साइबर हमलों, डेटा चोरी और AI संचालित प्रचार का उपयोग करके एक साइबर हमला बिना एक भी गोली चलाए किसी देश के पावर ग्रिड या बैंकिंग सिस्टम को पंगु बना सकता है। राज्य प्रायोजित हैकर्स महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हैं, जिसका उद्देश्य अराजकता पैदा करना और विश्वास को कमजोर करना है। व्यक्तिगत डेटा अब एक हथियार है। ऐप्स और प्लेटफॉर्म के माध्यम से विश्व स्तर पर एकत्र किया जाता है।
फिर व्यवहार की भविष्यवाणी करने और उसे प्रभावित करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक राज्य के हाथों में यह डेटा चुनावों को प्रभावित कर सकता है और गलत सूचना फैला सकता है। एक देश शांतिपूर्ण लग सकता है, फिर भी विनाशकारी साइबर हमले शुरू कर सकता है या औद्योगिक रहस्यों को चुरा सकता है। खतरा अब केवल शारीरिक नहीं है, यह गोपनीयता, सच्चाई और समाजों के मौन तोड़फोड़ के बारे में है। एक देश विशेष रूप से इस नए युद्ध के मैदान में महारत हासिल कर चुका है। 10 चीन डिजिटल अधिनायकवाद में वैश्विक नेता के रूप में खड़ा है। 500 मिलियन से अधिक निगरानी कैमरों और उन्नत चेहरे की पहचान के साथ चीन अपने नागरिकों की हर हरकत पर नजर रखता है। सोशल क्रेडिट सिस्टम व्यवहार को रेट करता है, असंतोष को दंडित करता है और अनुरूपता को लागू करता है। चीन की महत्वाकांक्षा अपनी सीमाओं से परे है। टिकटॉक जैसे ऐप्स दुनिया भर के लाखों लोगों से डेटा एकत्र करते हैं, जिससे उपयोगकर्ता जो देखते हैं उसे आकार देते हैं। एल्गोरिदम को नियंत्रित करके चीन अपने आख्यानों को बढ़ा सकता है और आलोचना को दबा सकता है। विश्व स्तर पर मौन प्रभाव संचालन कर सकता है। यह डिजिटल शक्ति है जो पहले कभी नहीं देखी गई। 7 चीन का डिजिटल प्रभुत्व सिर्फ निगरानी के बारे में नहीं है, यह डेटा को शक्ति में बदलने के बारे में है। क्वांटम कंप्यूटिंग में निवेश आधुनिक एन्क्रिप्शन को तोड़ने की धमकी देता है, जिससे वैश्विक डेटा कमजोर हो जाता है। AI संचालित निगरानी का उद्देश्य भावनाओं और यहां तक कि राजनीतिक झुकावों को पढ़ना है। ग्रेट फायरवॉल जानकारी को सेंसर करता है, नागरिकों के लिए एक वैकल्पिक वास्तविकता बनाता है और शासन की रक्षा करता है। इस बीच चीनी हैकर्स विदेशों में साइबर हमले शुरू करते हैं, रहस्य चुराते हैं और गलत सूचना फैलाते हैं। यह साम्राज्यवाद का एक नया रूप है, भूमि नहीं बल्कि सूचना स्थान पर विजय प्राप्त करना। 7 2025 में खतरा दो रूपों में आता है। पारंपरिक खतरे युद्ध, हिंसा और अपराध तत्काल और शारीरिक होते हैं, जैसा कि रूस, ईरान और फिलीपींस में देखा गया है। ये खतरे सीधे होते हैं, जिसमें लाखों लोग हताहत होते हैं और अस्थिरता प्रभावित होती है। लेकिन चीन के नेतृत्व में डिजिटल खतरे अप्रत्यक्ष और मनोवैज्ञानिक हैं। वे गोपनीयता को निशाना बनाते हैं, सच्चाई को हेरफेर करते हैं और संस्थाओं को कमजोर करते हैं। अक्सर पीड़ितों को इसका एहसास भी नहीं होता। लक्ष्य अराजकता नहीं बल्कि दीर्घकालिक प्रभुत्व है। लोकतंत्रों के लिए अदृश्य डिजिटल खतरों से बचाव एक नई चुनौती है। सच्चाई और प्रचार के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं, जिससे स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय को खतरा होता है। दोनों प्रकार के खतरे विनाशकारी हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से। 10 तो 2025 में सबसे खतरनाक देश कौन सा है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप खतरे को कैसे परिभाषित करते हैं। अगर यह तत्काल शारीरिक जोखिम के बारे में है, तो रूस, ईरान और फिलीपींस जैसे देश सूची में सबसे ऊपर हैं। लेकिन अगर खतरे का मतलब लोकतंत्रों को कमजोर करना और जानकारी को नियंत्रित करना है, तो चीन सबसे बड़ा खतरा है। भारत और अन्य लोकतंत्रों जैसे देशों के लिए चुनौती दो मोर्चों पर लड़ना है: पारंपरिक सुरक्षा और डिजिटल युद्ध। बुनियादी ढांचे की रक्षा करना, डेटा को सुरक्षित करना और गलत सूचना के खिलाफ लचीलापन बनाना अब राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताएं हैं। एक खतरनाक देश की अवधारणा विभाजित हो रही है। एक हिंसा के बारे में है, दूसरा नियंत्रण के बारे में। दोनों ही हमारे भविष्य को आकार देने वाली शक्तिशाली ताकतें हैं। दुनिया चौराहे पर खड़ी है। इन खतरों को समझना आगे क्या है, इसे नेविगेट करने का पहला कदम है। आप क्या सोचते हैं? आपको कौन सा खतरा ज्यादा चिंतित करता है? 2025 में कौन सा देश सबसे बड़ा खतरा पैदा करता है? हमें टिप्पणियों में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।